Today we have gathered here for the meeting of Samvidhan Suraksha Andolan. This is a national body for safeguarding the constitution. In recent years, we are seeing that the constitutional safeguards, the constitutional rights and the articles of the constitution has been violated. Counter articles has been created to destroy the constitution, and therefore to safeguard the constitution, the Samvidhan Suraksha Andolan has been established, and state-wise chapter has been formed, and as a part of this Samvidhan Suraksha Andolan, we had a meeting in Bangalore, and we have conducted this meeting only for the safeguarding of the constitutional rights. Thank you. अभी किसानों ने फिर से वो आंदोलन पीछे लिया है क्योंकि वो जो लॉस थे वो पीछे लिए। तो हम लोगों को ये आंदोलन रास्तों पर का भी आंदोलन लड़ना पड़ेगा। एक तरफ इंटेलेक्चुअल वर्ग को जहां से भी वो है अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी, दूसरी ओर रास्तों के आंदोलन चलाने पड़ेंगे, तीसरी ओर जैसे आप लोगों ने कहा कि एंटी कन्वर्जन बिल यहां पर लागू हो रहा है, कई राज्यों में लागू किया है। इस एंटी कन्वर्जन के अगेंस्ट अब इंडिया से तो या भारत के सरकार से तो हमको कोई उम्मीद है नहीं। जिस देश का राष्ट्रपति खुद धक्के खाता है वहां पर हमको क्या न्याय मिलने वाला है। इसलिए नेशनली हम लोगों को एजुकेशन के माध्यम से और इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और रिलीजियस फेथ को सपोर्ट करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस तक भी अपनी बातों को वहां पहुंचाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं खुद 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, वहां पर जाकर भारत में किस तरह रिलीजियस माइनॉरिटी को सताया जाता है, ये सारी बातें मैंने वहां पर रखी। इसका परिणाम ये हुआ, ये सारी मुस्लिम्स हो, उसमें क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, इवन आदिवासी शेड्यूल कास्ट, भले वो रिलीजियस इसमें नहीं है लेकिन वो भी सारे बातें मैंने वहां पर रखी। 1.5-2 घंटे पॉलिसी डिसीजन मेकर्स के साथ वहां हमारी मीटिंग हुई। आज भी USCIRF के वेबसाइट पर जाकर उस मीटिंग का रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो। USCIRF ने इंटरनेशनली इंडिया पर 3 सैंक्शंस लाई हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, इन्होंने इस खबर को बहुत ही छोटे कॉलम में छापा हो। USCIRF ने डिटेल रिपोर्ट में लिखा है कि जितना भी रिलीजियस फंड बीजेपी या ये लोग ले रहे थे वो सारा उन्होंने रोका है और इंडिया को कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न, यानी विशेष ध्यान देने वाला देश, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस लिस्ट में उस नाम को डाला है। बीजेपी के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनके यूएस वीजा नहीं मिलेंगे। इस तरह से 3 सैंक्शंस USCIRF ने लाए। इसके बाद मेरी मीटिंग जिनीवा में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने थी, और जब इनको पता चला, बीजेपी गवर्नमेंट को पता चला कि इस तरह के काम हम कर रहे हैं, उन्होंने, उसका नाम मैं भूल गया, अकबर, क्या नाम है बीजेपी के, MJ अकबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेडक्वार्टर पर भेजा और उनसे स्टेटमेंट दिलवाया कि भारत के मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड। MJ अकबर वहां पर जाकर उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमानों को कोई सताया नहीं जा रहा, कोई उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे, क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट विजिट हमारी है और नेक्स्ट विजिट से पहले ही लॉकडाउन लग गया। आज भी मेरी वो मीटिंग पेंडिंग है। जैसे ही अभी मैं शायद मार्च में या अप्रैल में फिर हमको डेट मिले तो फिर हम वहां पर जाकर एक इंटरनेशनल सपोर्ट हम इस देश के लिए खड़ा करेंगे। मैं अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। यूके हो, US हो, कनाडा हो, अलग अलग देशों में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और काम ही नहीं करती, ये वहां पर चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या यूनाइटेड स्टेट्स का हेडक्वार्टर हो, वहां तक हमारी बातों को लेकर जाते हैं।
पीटर फेडरिक नाम आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो। ये यूनाइटेड नेशंस में आरएसएस को वहां पर क्या कहते हो हम लोग, उनकी जो पॉलिसीज है वहां पर उनको हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से आरएसएस काम कर रहा है, किस तरह से आरएसएस संविधान को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर, रिलीजियस फ्रीडम को लेकर किस तरह से खिलवाड़ करता है। ये वहां पर वो काम करते हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। और वही ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में चला रहा हूँ, ऑफमिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड मैं इंडिया का यहाँ पर मैं काम देख रहा हूँ। और जो भी आरएसएस यहाँ पर काम करती है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की बात करती है वो हम रिपोर्ट वहां करते हैं। इसलिए हमारी एक और मांग होनी चाहिए। आरएसएस आज भी इस देश में एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है उनकी किसी भी तरह से जो हम लोग मेमोरेंडम्स देते हैं, मांग देते हैं, उनकी किसी भी मेमोरेंडम्स को स्वीकारा न जाए। अब अगर किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेमोरेंडम नहीं स्वीकारा जाता तो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेड को Z+ सिक्योरिटी कैसे दी जाती? एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास AK-57 है, जो वेपन्स शायद इंडियन आर्मी के पास ना हो, इंडियन डिफेंस सिस्टम के पास ना हो, उससे भी लेटेस्ट मशीनरीज आरएसएस के पास है। प्राइम मिनिस्टर उसकी पूजा करता है, डिफेंस मिनिस्टर उसकी पूजा करता है। हमारे यहाँ पर नागपुर में उनका हेडक्वार्टर है। दशहरे के दिन पर वहां पर ये वेपन्स की, बॉम्ब्स की, हथगोलों की पूजा होती है। एक क्या कहते हो आप लोग, लेडी सेंट है उनकी साध्वी, वो अपने स्पीच में, बगल में प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो अपने स्पीच में कहती है, टीवी के ऊपर भाषण में कह रही है कि जब इंडियन आर्मी के पास दारू गोला खत्म हो गया था तो ये दारू गोला हमने इंडियन आर्मी को दिया। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वो वीडियो आज भी है, क्योंकि ये इंडियन मीडिया, इन्होंने मेरी ये क्लिप चलाई कि देखो राजरत्न अंबेडकर आरएसएस के खिलाफ क्या बोलता है। मैंने वो क्लिप मेरे हाथ में रखी है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी ही ये प्रज्ञा सिंह कह रही है कि हमारे पास इतना दारू गोला है। अगर किसी घर में एक चॉपर, एक तलवार भी अगर मिल जाए तो उस परिवार को कितनी सारी धाराएं लगाई जाती है, उस परिवार को, उस घर को आतंकवादी डिक्लेयर किया जाता है। एक अगर किसी के पास चाकू मिल जाए तो जिनके पास इतना दारू गोला, वेपन्स, AK-47 है, वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी देशद्रोह होगी। हमें ये मांग भी करनी होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन अनरजिस्टर्ड है, इनके पास पैसा कहां से आता है, इनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्या है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसको देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए। ये बातें हम लोगों को लोगों तक लेकर जानी होगी। मोहन भागवत का कहना है, अभी स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, कि अगर भारत में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। हिंदू बनकर रहना होगा तो फिर इस देश का क्रिश्चियन कहा जाएगा, मुस्लिम कहा जाएगा, बुद्धिस्ट कहा जाएगा, जैन का क्या होगा, सिख का क्या होगा? क्या इन सबको आप हिंदू बनाने वाले हो? और फिर आपके हिंदू बनाने का तरीका क्या है? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो तो उस हिंदू राष्ट्र में बाकी के रिलीजन का क्या होने वाला है? बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान सेक्युलर रखा है। आपको शायद पता होगा कि अभी एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो प्रीएम्बल को अमेंडमेंट करने का है। राज्यसभा में ये बिल रखा गया है जो इस देश के संविधान को संविधान के प्रीएम्बल को चेंज करने के लिए रखा गया है। और वो स्पीकर ने
अलाउड कर दिया, चेयरमैन ने अलाउड कर दिया। इस तरह का काम संसद में हो रहा है। संसद से, सुप्रीम कोर्ट से, मीडिया से, प्रशासन से अब हमको कोई उम्मीद नहीं है। हम लोगों को एजुटेशन, पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजर्स आपको शायद आपके स्टेट लैंग्वेज में ये कह रहे थे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने के बजाय, अपने नेताओं को इंट्रोड्यूस करने के बजाय जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर सॉल्यूशन पर बात करें। शायद यही आप शुरुआत में कह रहे थे। अब हमारे सामने ये समय आया है कि अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस हमको साइड में रखने हैं, अपने अपने नेता हमको साइड में रखने हैं और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बचाने के लिए आगे आना होगा। यहाँ पर शायद आपके नाम का कभी उल्लेख हो या ना भी हो, शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन का उल्लेख हो या ना भी हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को संविधान को बचाने का आंदोलन ही करना होगा। वरना आज लोग कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं लिया, मेरे नेता का तो नाम ही नहीं लिया। आपका नेता और आपका ऑर्गेनाइजेशन तब तक सुरक्षित है जब तक संविधान सुरक्षित है। संविधान ही नहीं होगा तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आजादी होगी? सब ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार हमको संविधान देता है, अपने धर्म को प्रोफेस करने का अधिकार हमको संविधान देता है। और इसलिए ये अब हम लोगों के ऊपर ये समय आया है कि अपने अपने पर्सनल एजेंडा, अपने अपने पर्सनल ईगोस, अपने अपने पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनको पब्लिश करने के बजाय संविधान के माध्यम से हम लोगों को एक होकर अपने मुद्दे देश के सामने रखने हैं। देश का मीडिया आपको कभी कवर नहीं करेगा, इसका अनुभव सबसे ज्यादा मुझे है। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर न्यूयॉर्क में जब हमारा आंदोलन चल रहा था, मोदी जी के स्वागत में 150 से 200 लोग थे ढोल ताशा लेकर, और मोदी जी के विरोध में 30 से 35 हजार लोग थे। इंडियन मीडिया ने एक बार भी नहीं दिखाया। जैसे ही हमारे सामने से गुजरे, अपने अपने कैमरा नीचे किए और वहां से गुजरे, तो इंडियन मीडिया आपके आंदोलन को कभी नहीं बताएगा, आपके एजुटेशन को पब्लिश नहीं करेगा। ये हम लोगों को ही ये एजुटेशन गांव-गांव तक लेकर जाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, एक एक व्यक्ति को ये बताना होगा कि संविधान को ये किस तरह से खत्म करने वाले हैं। 1925 की आरएसएस की स्थापना है, फाउंडेशन है। 2025 में 100 इयर्स पूरे हो रहे हैं और 100 साल पूरे होने से पहले ये इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कार्यक्रम की ओर एग्रेसिवली ये लोग बढ़ रहे हैं, एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। अब उनको किसी की भी चिंता नहीं, आप लोग मरो, गोलियां खाओ या देश को जलाओ, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने एजेंडे के ऊपर एग्रेसिवली जा रहे हैं। 400 450 किसानों की हत्या इन्होंने करने के बावजूद भी कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर बात नहीं की। इस देश का प्रधानमंत्री अक्षय कुमार, इंडियन एक्टर, इंडियन भी नहीं कैनेडियन एक्टर की मां मरने पर पूरा लेटर लिखता है, लेटर लिखकर संवेदना जाहिर करता है। वो प्रधानमंत्री 450 किसान मरने पर एक आंसू नहीं बहाता, एक आंसू नहीं बहाता। तो सोचिए किस तरह के लोगों से आपका सामना होने वाला है, किस तरह के लोगों के सामने आप खड़े रहने वाले हो। ये सारी तैयारी कर कर हम लोगों को उतरना है। जिस तरह का एजुटेशन फार्मर्स ने यहां पर दिखाया इंडिया में, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग समर्थक है, उन लोगों को उसी तरह का एजेंडा लेकर चलना होगा। हम लोगों को तोड़ने के लिए, हम लोगों को लोगों में फ्रैक्शंस क्रिएट करने के लिए भी आगे तैयारी होगी।
ये सारी, आज मैं ये समझता हूं कि ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, भाषण देने की जगह नहीं है। हम लोग एक बहुत बड़े ऐसे समझो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की लड़ाई इस देश में अब शुरू होगी, और ये लड़ाई शुरू होने से पहले जो लड़ाई के शिलेदार है, जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो इंटेलेक्चुअली, वो कॉन्स्टिट्यूशनली, ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग हो, विचारों से पक्के हो। ऐसे ही लोगों के हाथों में इस आंदोलन की धुरा होनी चाहिए। इस आंदोलन का नेतृत्व ऐसे लोगों को करना चाहिए। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ है, हमारी दिल्ली में मीटिंग हो रही थी, वहां पर हमें एक डेटा रखा गया। अंबेडकर, बसवन्ना, बुद्ध, रविदास, गुरु नानक, ज्योतिबा, शिवाजी, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इनके महापुरुषों के नाम पर हमारी 10 लाख से भी ज्यादा संगठनें रजिस्टर्ड है या काम करती है। 10 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हमारी। लेकिन जब भी कभी हमारे ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तब वो संख्या हमको रास्तों पर दिखाई नहीं देती। हम लोग इतने फ्रैक्शंस में बटे हुए हैं, इतने फ्रैक्शंस में बटे हुए हैं। देखिए हमको किन लोगों को हमको जिनसे लड़ना है, उनका चरित्र देखो कैसे है। हम 10 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में बटे हुए हैं। हम है तो एक ही लोग, सभी कॉन्स्टिट्यूशन को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन हम 10 लाख से भी ज्यादा संगठनें में बिखरे हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को अगर एक छोटा सा पोस्ट भी नहीं मिलता, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। ये भारत की परिस्थिति है हमारी, जिनको हम बहुजन कहते हैं, 85% के लोग कहते हैं, उनकी मानसिकता या उनमें काम करने का तरीका कैसे है कि एक पोस्ट नहीं मिला, मुझे कुर्सी नहीं दी, वहां मेरा नाम नहीं लिया, तो वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। जिनसे हमको लड़ना है वो कैसे काम करते हैं देखो। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करने से पहले, आप सबको अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद होगा क्योंकि हम लोगों की मेमोरी इतनी शार्प नहीं रहती। मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन था? अडवाणी। अभी याद आ गया, अडवाणी। He was the prime ministerial candidate of BJP. Officially he was the candidate. लेकिन आरएसएस को लगा कि under the leadership of LK Advani, we couldn't get that much vote. एक ही रात में उन्होंने पीएम कैंडिडेट बदल दिया और गुजरात से मोदी को उठाकर देश का प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया that he will be our prime minister candidate. आरएसएस के लोग उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए, पूरे देश भर में कब्जा करने के लिए, उनका आदमी, देखिए एलके आडवाणी ने पूरी लाइफ बीजेपी को आरएसएस को दी, सीनियर मोस्ट आदमी है। एक रात में उनको पीएम पद से हटाया गया या पीएम कैंडिडेट से हटाया गया। आज तक 2022 तक उस आदमी ने बीजेपी के अगेंस्ट या आरएसएस के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोला, एक वर्ड नहीं बोला। वो लोग अपनी विचारधारा को, या ऐसे कहो मनुस्मृति को लाने के लिए पीएम पद का भी त्याग करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा पोस्ट है ना, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। क्या मिलने वाला है? तहसील अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद से। क्या उसके साथ कोई पैसा जुड़ा है? क्या कोई सैलरी मिलती है? कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टू लूज। और वो
अपने पीएम पद को भी त्याग करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो अपनी विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। हम देश के संविधान को बचाने के लिए एक छोटा पद, एक छोटा मान सम्मान, ईगो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों को देखो, ये लड़ाई दो पार्टियों में, दो ऑर्गेनाइजेशंस में बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई दो विचारधारा में चल रही है। एक विचारधारा जो समता के ऊपर है, इक्वलिटी, बंधुता के ऊपर है, फ्रैटर्निटी, जस्टिस के ऊपर है, जो इस देश का संविधान का पहला पन्ना कहता है। और दूसरी विचारधारा है इनजस्टिस की। दूसरी विचारधारा है चातुर्वर्ण की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन दो विचारधाराओं की ये लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा, क्रिश्चियन और इसका मुद्दा है ही नहीं। इसलिए जो लोग जस्टिस चाहते हैं, फ्रैटर्निटी चाहते हैं, उनको एक बैनर के नीचे, और मैं तो कहना चाहता हूं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने नाम बनाने के बजाय, ऑर्गेनाइजेशन का झंडा बनाने के बजाय, इस देश के झंडे के नीचे अब हमको एक होना पड़ेगा। क्योंकि इस देश का इंडिपेंडेंस, इस देश का स्वातंत्र्य हमारे बलिदान से हम लोगों को मिला हुआ है, हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिला हुआ है। इसलिए ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही झंडा होगा, जो इस देश का झंडा है वही हमारा झंडा है। इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, वही हमारा एजेंडा है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो कहता है, इस देश में देखिए, प्रियम्बल को बारकाई से आप पढ़िए। इस देश में डेमोक्रेसी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, ये लागू करने की जिम्मेदारी कोर्ट की नहीं है, पुलिस की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है। किसकी है? वी द पीपल। ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर इस देश में जस्टिस नहीं मिलता, इनजस्टिस की ओर ये देश आ रहा है, तो जस्टिस की ओर लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। इस देश का डेमोक्रेटिक फाइबर, सेकुलर फाइबर अगर नष्ट हो रहा है, तो उसको फिर से एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम क्या कहते हैं? देश का संविधान नष्ट हो रहा है तो वो संसद देखेगी। ये काम संसद का नहीं है। इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी देश के लोगों की है, नागरिकों की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान किसी नेता ने हमको नहीं दिया है, हम लोगों ने हम खुद को दिया हुआ है। भारत के लोगों ने भारत के लोगों को यह संविधान दिया हुआ है। इसलिए देश के संविधान को बचाने की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हम लोगों की है, और यही बात हमको हर व्यक्ति में डालनी होगी। आज तक देश के संविधान के प्रति किसी ने अवेयरनेस, गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने, किसी ने अवेयरनेस नहीं क्रिएट की। ये मोदी रिजाइन में हमने देखा कि शाहीन बाग में मुस्लिम लेडीज बाबा साहब का फोटो लेकर बैठी थी। इस देश में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो किसान बाबा साहब के एग्रीकल्चर लॉस को पढ़ रहा था। आज वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वो सब लोग पढ़ने लगे हैं कि बाबा साहब संविधान के माध्यम से क्या देकर गए हम लोगों। मैं तो हमेशा अपने स्पीच में कहता हूं कि ये देश किसी हिंदू का नहीं है। ये देश ना तो हिंदू का है, ना तो मुसलमान का है, ना तो सिख का है, ना तो बौद्ध का है। ये देश उतना ही हिंदुओं का है जितना मुसलमानों का है, जितना ही सिखों का है, जितना बौद्धों का है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, ये देश उनका भी है जिनका कोई धर्म ही नहीं है, जो किसी धर्म को नहीं मानते। ये देश उसका भी उतना ही है जितना हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का, बौद्धों का, जैनों का, सिखों का है। ये देश सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष देश है। इस धर्म निरपेक्ष देश को ये धर्मवादी देश बनाने के ऊपर तुले हुए है। इसका विरोध हम हर एक लोगों को करना होगा। रिलीजियस कन्वर्जन के बिल, एंटी कन्वर्जन के बिल नाम दे देते हैं अच्छे, ताकि लोग इसको पकड़े नहीं।
राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यही नाम दिया है, रिलीजियस फ्रीडम। तो इससे पहले क्या रिलीजियस फ्रीडम नहीं था भारत में? राइट टू एजुकेशन, इस तरह के नाम देकर ये लोगों को गुमराह करके हमारे एजुटेशन से ये दूर लेकर जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये सारे बातें उठानी होंगी। जिस तरह से किसानों के मुद्दे तय थे उस तरह से हमारे मुद्दे तय होने चाहिए। यूएपीए एक्ट ये 1967-64 से इस डेट में है, लेकिन जितना मिसयूज अभी 2019 से हुआ है, 84 ईयर के फादर स्टैन स्वामी, इनको यूएपीए एक्ट के अनुसार इनको बेल नहीं दी गई। इन लॉ के अगेंस्ट भी हम लोगों को बात करनी होगी। हमारे जितने भी लीडर्स हैं जो एजिटेशन कर रहे हैं, ये उनके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं और फिर 4-4, 5-5 साल तक इनको जेल में बंद करके फिर 5 साल के बाद कहते हैं इनके ऊपर तो यूएपीए लगता ही नहीं था, यूएपीए तो इनके ऊपर लागू नहीं होता है। इन एक्ट के खिलाफ हम लोगों को अपना एक्ट तैयार कर संविधान के माध्यम से लड़ना होगा। अगर वो कानून बनाकर संविधान को खत्म कर रहे हैं तो हमको कानून बनाकर वो मांग करनी होगी कि ये कानून हमको चाहिए, हमारे ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट हमको अप्रूव करके चाहिए। तो उस तरह से हम लोगों को काम करना है। आगे चलकर इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ, बीजी कोलसे पाटिल, जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल हमारे साथ है, काफी इंटेलेक्चुअल्स संविधान सुरक्षा आंदोलन के साथ जुड़े हैं। तो संविधान सुरक्षा आंदोलन के ब्रांचेस हम लोगों को गली गली तक लेकर जाने होंगे। मैं हमेशा जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ वहां पर एक कंडीशन रखता हूँ कि नहीं, आप संविधान सुरक्षा आंदोलन का भी एक ब्रांच वहां पर तैयार कीजिए, जो हमारे नॉन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम है। हम लोगों को आने वाले समय में, जैसे हम लोगों ने 2019 में एक मीटिंग ली थी और 9 अगस्त को हम 2020 के 9 अगस्त को हम दिल्ली में 5 लाख लोगों के संख्या में वहां पर रैली करने जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया। उसकी तैयारी मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी थी। कई राज्यों से लोग अपने पैसे खर्च करके ट्रेन पकड़कर दिल्ली में वहां पर इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन रैली आज भी पोस्टपोन्ड है। ये हमको रिवाइव करना होगा। साल भर हम लोग अपने अपने स्टेट्स में प्रोग्राम करें, अवेयरनेस कैंपेन करें, एंटी कन्वर्जन बिल अगर ये लोग पास कर रहे हैं, पब्लिकली उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको आग लगाने का कार्यक्रम करें, और नेशनली हम लोगों को एक तारीख तय करके, जो हम संविधान सुरक्षा आंदोलन की कमेटी में तारीख तय करके लाखों की संख्या में दिल्ली को, जंतर मंतर को या संसद को घेरने का काम भी हम लोगों को करना होगा। अब सिर्फ अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठकर एजुकेशन नहीं होगा। अगर इन लोगों को जगाना है तो इनके नाक को दबाकर, नाक को, हम लोग, हमारे मराठी में एक कहावत है, नाक को दबाए बिना वो मुंह नहीं खोलेंगे। अगर इन लोगों को जगाना है तो इनके यहां पर, इनके यहां पर हम लोगों को एजुकेशन करके हमारे मुद्दे सामने लाने होंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों को, क्योंकि अभी आपके यहाँ पर कमेटी यहाँ पर गठित हुई है, आपने शायद नाम डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि आपकी स्टेट लैंग्वेज है, आप लोग ज़्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। कई सारे लोग मेरी हिंदी शायद ना समझ पाए, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, संविधान की है। हमारे, मैं आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने बनाई वो मैं चला रहा हूँ, लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या हमारे बुद्धिज्म के कार्यक्रम तब होंगे जब संविधान बचेगा, तब तो होंगे ना। संविधान ही नहीं होगा तो काहे के बुद्धिज्म के प्रोग्राम होंगे। मेरे ऊपर, हमारी कमिटीज के ऊपर एफआईआर है, क्यों?
हमने सिर्फ पब्लिकली बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोला इसमें। हाथरस का आपको पता होगा, हाथरस में जब मैं गया तब एलिगेशंस चल रहे थे कि पीएफआई ने 100 करोड़ दिए, इसने इतना दिया, उसने उतना दिया, इसलिए हमने कहा कि पैसा वहां पर उस फैमिली को नहीं देते। तो मैं उनके लिए बुद्धा का एक फोटो फ्रेम लेकर गया, तो उनको मैंने वो दिया। वो देखने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों को लगा कि ये कौन, कहाँ का आदमी हमारे लिए इतना दूर से चलकर आया। तो वाल्मीकि बस्ती वहां पर नजदीक में है, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, हम बुद्धिज्म में जाएंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जिस दिन बाबा साहब ने ली थी, उसी तारीख को 14 अक्टूबर को उन्होंने दीक्षा ली। सारे गांव के ऊपर एफआईआर किया, हमारे ऊपर एफआईआर किया। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म का दीक्षा दी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा साहब ने लिखा हुआ आर्टिकल 15 नष्ट हुआ। आर्टिकल 15 किस में है? संविधान में है। तो ये अब हम लोगों को समझना होगा, इस देश का सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट अपने रिलीजन का प्रोफेस तभी कर सकता है जब संविधान सुरक्षित रह सकता है। संविधान अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारे रिलीजन भी सुरक्षित नहीं है। तो सभी रिलीजन के लोगों को एक होकर, जो ग्रंथ हमारे रिलीजन को सेव कर रहा है, हमारे रिलीजन को प्रोफेस करने का अधिकार दे रहा है, उसको भी सेव करने का काम हम लोगों का होना चाहिए। तो सभी लोग, क्योंकि मेरी 4:30 को मुझे यहाँ से जाना है, सर ने मुझे इंटीमेट किया है कि आपकी फ्लाइट है 5 बजे, 5:30 बजे, तो मुझे निकलना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से जो एजिटेशन या जो प्रिपरेशन आप आपके स्टेट में करोगे, वो सारे एजेंडा बेस्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आज ये ऑर्गेनाइजेशन आया है तो इसके ऊपर से हम लोग चाहे वो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, स्टिक टू द पॉइंट। जो आज हमारी समस्या है उसके ऊपर सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो ढूंढ निकालिए। हम लोग नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये काम कर रहे हैं। मैं खुद USCIRF से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है, उन सब से कोऑर्डिनेशन में कर, उनसे हेल्प, उनसे सेफगार्ड लेकर इस देश में लाने का काम मैं कर रहा हूँ। आने वाले मार्च में जब ये कोरोना का और इंटरनेशनल ट्रैवल के प्रतिबंध हट जाए, तो ये सारे बातें फिर से हम वहां पर जाकर करेंगे। एक ड्राफ्ट हम लोग तैयार करके सारे देश भर में ये कैंपेनिंग करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे आपने किसी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी रैलीज होनी चाहिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूएस में रैली होती है कि रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस तरह के प्रोग्राम हम लोगों को करने होंगे। 26 जनवरी, आज आने वाले कुछ दिनों में प्रजासत्ताक रिपब्लिक डे है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे तो नवंबर में चला गया, लेकिन ये रिपब्लिक डे भी हम लोगों को बड़े पैमाने पर मनाकर इस देश का डेमोक्रेसी कैसे हम बचा सके, इसके ऊपर हमको काम करना होगा। मैं ज्यादा नहीं आपके यहाँ पर समय लूंगा। मैं आप सभी लोगों को आगे संविधान सुरक्षा आंदोलन का काम आप लोग बढ़ाइए, इतना ही मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।